हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 13 जो कि होगा बीपीओ मेंस एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट फुल प्रैक्टिस सेट लगा रहते हैं। ठीक है, तो इसमें टोटल अगर हम बात करेंगे तो 100 क्वेश्चन होना है। 100 नंबर का आएगा। समय आपको 2 घंटे मिलेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आज हम शुरुआत करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 13। इसके पहले 12 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। जिन लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है चैनल पर जाइएगा, वहाँ आपको बहुत सारे कंटेंट जो है बीपीओ एग्जाम रिलेटेड मिल जाएंगे। शुरुआत करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं। प्रैक्टिस सेट में दिया गया है, राष्ट्रीय परियोजनाओं के प्रसार के लिए जिन सेवाओं की आवश्यकता होती है उन्हें 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 स्थानीय स्तर पर भली प्रकार संपन्न किया जा सकता है। स्थानीय शासन को इनकी जो है संगठित करने के लिए सुगम मार्ग है। यह जो है कथन किसका है ये बताना। ठीक है, ऑप्शन में दिया गया है ब्राइस, प्रोफेसर जेनिक्स या फिर प्रोफेसर हिक्स या फिर इनमें से किसी का नहीं। ठीक है, जो ये दिया गया है कथन कि राष्ट्रीय परियोजनाओं के प्रसार के लिए जिन सेवाओं की आवश्यकता होती है उन्हें स्थानीय स्तर पर भली प्रकार संपन्न किया जा सकता है। स्थानीय शासन को संगठित करने के लिए सुगम मार्ग है। अब यहाँ पे ये कथन किसका है, कहा किसके द्वारा गया है, तो ये जो कहा गया है कथन ऑप्शन सही हो जाएगा सी पार्ट, हिक्स के द्वारा कहा गया है। ठीक है, हिक्स ऑप्शन सही हो जाएगा। हिक्स ने ये जो है चीजें कही थी, ये कथन कहा था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है इनमें से। ठीक है, स्थानीय निकाय दिया गया है और नगर कस्बा का नाम दिया गया है। तो लखनऊ में छावनी परिषद स्थानीय निकाय है। ठीक है, कानपुर में नगर निगम है, गाजियाबाद नगर पालिका परिषद और काकोरी नगर पंचायत है। इसमें से कौन सा एक गलत है, तो गलत वाला ऑप्शन सी ऑप्शन है, गाजियाबाद जो नगर पालिका परिषद दिया गया है ये गलत है। ठीक है, गाजियाबाद में नगर निगम है, ना कि नगर पालिका परिषद, तो नगर निगम हो जाएगा। तो यही ऑप्शन गलत था। और कानपुर में सॉरी लखनऊ में छावनी परिषद के साथ साथ नगर निगम भी है। ठीक है, नगर निगम। तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम जो 1947 है उसकी धारा कौन सी धारा में ग्राम प्रधान के चयन की बात करती है, तो उस धारा का नाम है धारा 11 के बी। ठीक है, धारा 11 के बी में ग्राम पंचायत के प्रधान का चयन की बात करती है। तो आंसर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, आंसर जो है इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार अधिनियम 1996 में, जिसको हम कहते हैं पेशा का अधिनियम। ठीक है, ये प्राकृतिक संसाधनों के स्व अभिशासन की अनुमति जो है किसे दिया गया है इस अधिनियम में, ग्राम सभा को दिया गया है, ग्राम पंचायत को दिया गया है, ग्राम पंचायत के प्रधान को दिया गया है या फिर गाँव के निवासी को दिया गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर ए पार्ट सही है। ठीक है, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार अधिनियम 1996 में प्राकृतिक संसाधनों के स्व अभिशासन की अनुमति जो है ग्राम सभा को प्रदान किया गया है। और इस अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा को सभी गतिविधियों का केंद्र माना गया है। साथ ही साथ ग्राम सभा अपने लोगों के परंपराओं एवं प्रथाओं, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधन, विवाद निवारण के परंपरागत तरीकों की सुरक्षा के लिए सक्षम होगी। इस अधिनियम को 1994 में जो है भूरिया कमेटी आई थी। भूरिया कमेटी की सिफारिश पर जो है लागू किया गया था 1996 में। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ग्राम सभा जो है इसका राइट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत महिलाओं को कितना आरक्षण का प्रावधान है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका ए पार्ट हो जाएगा 1/3 माने 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और धारा 11 के ए में, धारा 11 का ए है उसके अंतर्गत चौथा जो है में प्रावधान है कि उपधारा 3 के अंतर्गत प्रधान के आरक्षित पदों की संख्या सहित प्रधान के कार्यालयों की संख्या का 1/3 से कम नहीं, जैसा भी मामला हो महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। तो आंसर इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की किस धारा में मत देने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, कौन सी धारा में मत देने का अधिकार प्रदान किया गया है, तो वो धारा का नाम है धारा 9 के का में मत देने का अधिकार का प्रावधान। केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का प्रावधान जो है किया गया था, तो केंद्र सरकार के द्वारा ये 2009 में किया गया था। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। और ये 73वें संविधान संशोधन के दौरान महिलाओं को जो है केवल 33% आरक्षण का प्रावधान था और 2009 में 50% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था।
अगला प्रश्न, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह किया जा सकता है कि यह एक प्रयोग है और किसका प्रयोग है? तो स्थानीय स्वशासन की लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक प्रयोग है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। ठीक है, इसका शुभारंभ मतलब पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ जो हुआ था वो 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से जो है सर्वप्रथम किया गया था। ठीक है, और 24 अप्रैल को हर वर्ष पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, मौर्य शासन में ग्राम अधिकारी होता था, इनको क्या कहते थे? तो मौर्य काल में चाणक्य के द्वारा लिखित जो अर्थशास्त्र है उससे पता चलता है कि राज्य ग्रामीण जीवन में बहुत कम हस्तक्षेप करता था। शासन की सुविधा के लिए प्रांतों के उपविभाग किए गए थे जो इस प्रकार थे, जैसे कि जनपद हो गया। ठीक है, जनपद में बांटा गया था। इसके बाद द्रोणमुख, फिर आ जाते हैं खारवाटिक। ठीक, खारवटिक के बाद ग्राम आ जाता है। इस तरीके से विभाजित किया गया था। ठीक है, और ग्राम का अधिकारी जो होता था उसको हम क्या कहते थे? मतलब मौर्य काल में तो ग्रामिक कहते थे। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरी विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना किया गया था 1907 में। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? हाब हाउस थे इस आयोग के अध्यक्ष। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इसके 5 अन्य सदस्य भी थे और इसका मुख्य कार्य क्या था? विकेंद्रीकरण करके अथवा न करके सरकारी व्यवस्था को सरल बनाया जा सकता है अथवा नहीं, इसका ये कार्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश किया था? तो कौन सी समिति थी? तो वो थी 1986 में गठित की गई थी। वो समिति थी 1986 में गठित की गई थी समिति, एल.एम. सिंघवी समिति। ठीक है, 1986 में एल.एम. सिंघवी समिति गठित किया गया था, जिसका कार्य क्या था? इसने सिफारिश किया था कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। ठीक है, और इसी के चलते 73वां संविधान संशोधन 1992 हुआ, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को पंचायती संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में पीके थुंगन समिति का गठन कब किया गया था? पीके थुंगन समिति जो आई थी इसका गठन हुआ था 1989 में। कब हुआ था? 1989 में। बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था की प्राथमिक संस्था कौन सी है? अब पंचायती राज व्यवस्था की प्राथमिक संस्था की अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा ग्राम पंचायत। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो है व्यवस्था का प्रावधान है और उसमें पहला जो आता है उसमें ग्राम पंचायत आता है। ठीक है, ग्राम पंचायत आएगा और यह त्रिस्तरीय व्यवस्था जो है बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिशों के आधार पर जो है किया गया था। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, ग्राम पंचायती राज व्यवस्था की प्राथमिक संस्था जो है वो ग्राम सभा होती है। ठीक है, ग्राम सभा होती है। आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट। बाकी ये ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो प्रावधान है वो चीज़ें हैं, लेकिन अगर पंचायती राज व्यवस्था की प्राथमिक संस्था पूछा जाएगा तो ग्राम सभा हो जाएगी। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार के कृत्य का संपादन किया जाता है? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि विस्तार आता है, तो ये कार्य ग्राम पंचायत के द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, भूमि विकास होता है, भूमि सुधार का कार्यान्वयन हो गया, चकबंदी हो गया, भूमि संरक्षण हो गया, सभी आते हैं। लघु सिंचाई हो गया, जल व्यवस्था हो गया, जल आच्छादन विकास हो गया, सभी आते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत समितियों में ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव किस माध्यम से किया जाता है? तो ये हम करते हैं सर्वसम्मत से। ठीक है, ग्राम पंचायत के सदस्य सर्वसम्मत से करते हैं। इनका चुनाव मतदान के द्वारा भी किया जा सकता है, हाथ उठाकर भी किया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, इन सभी माध्यम से हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ ग्राम पंचायत के सदस्य की बात कर रहा है चुनाव की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य सरकार करती है। ठीक है, तो ये आंसर सही हो जाएगा ए पार्ट, बाकी सारे गलत हैं, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में नियुक्ति के पश्चात अलाभकारी परिवर्तन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में नियुक्ति के पश्चात अलाभकारी परिवर्तन जो है ये किया जा सकता है। इनमें से अगर देखा जाए तो कोई नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि सेवा की शर्तों में जो है नियुक्ति के पश्चात कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। प्रत्येक पंचायत में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में कहा गया बात है? तो महिलाओं के लिए जो 1/3 आरक्षण का प्रावधान है 1/3, वो अनुच्छेद 243 के घ के तीसरे में कहा गया बात है। तो यहाँ आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यवर्ती स्तर या जिला स्तर, मध्यवर्ती स्तर या जिला स्तर के किसी पंचायत के निर्वाचन संबंधी जो प्रावधान वर्णन है वो किसमें वर्णन है?
तो इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 243 गा के 5 खा में, ठीक है। तो यहाँ आंसर ए पार्ट करेक्ट है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन आदेशात्मक उपबंध का भाग नहीं है? इनमें से तो आदेशात्मक उपबंध का भाग इसमें से अगर देखा जाए तो पंचायत के सभी सदस्यों को पंचायत की बैठक में मतदान का अधिकार जो कि आता है, ये आदेशात्मक के रूप में, ठीक है। ग्राम सभा की स्थापना करना, पंचायतों का नियत कार्यकाल, ये सभी संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत आता है, लेकिन ग्राम सभा की शक्तियां एवं कार्य इसके अंतर्गत नहीं आता। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 किस समिति की सिफारिश पर क्रियान्वित किया गया था? तो ये जो 1961 वाला अधिनियम था, ये बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिश पर किया गया था क्रियान्वित। तो आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट राइट हो जाएगा। निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना की शुरुआत किया गया था 15 अगस्त 2003 को। ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका उद्देश्य था स्वच्छता के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाली त्रिस्तरीय ग्रामीण पंचायतों को पुरस्कृत करके प्रोत्साहित करना। तो ए पार्ट इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत विकास योजना क्यों बनाई गई? तो क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, समुदाय को निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना, ठीक है। ग्राम पंचायतों को समान सामाजिक, आर्थिक एवं व्यक्तिगत विकास करना, ठीक है। विकास कार्यों में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व में बढ़ोतरी रखना, सहयोगी नियोजन एवं संसाधनों के अभिसरण को बढ़ावा देना और वंचित वर्गों की आवश्यकता के साथ सामाजिक सुरक्षा को प्रमुखता से सम्मिलित करते हुए अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के कल्याण को प्राथमिकता देना, नियोजन की प्रक्रिया को मांग आधारित बनाना। तो ये सभी चीज़ें जो थी, ये ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए बनाई गई थी। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, इन सभी चीज़ें इसमें सम्मिलित हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, 15वां वित्त आयोग ने कृषि सुधारों को लागू करने के लिए सभी राज्यों के लिए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन के रूप में कितनी धनराशि देने की सिफारिश की है? तो क्वेश्चन नंबर 24 के अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसमें 45,000 करोड़ रुपए के धनराशि देने की सिफारिश किया गया है। तो सी पार्ट इसका राइट है। पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि में वृद्धि करने की अनुशंसा का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो देखिए, संविधान का जो अनुच्छेद 280 है उसके अनुसार अगर हम देखेंगे तो इसके अंतर्गत केंद्रीय वित्त आयोग का गठन करता है और राज्य के वित्त आयोग के द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर राज्य में पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए किसी राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपायों के बारे में राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट, राष्ट्रपति को सिफारिश करता है, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति की सिफारिश कौन करेगा? वित्त आयोग करेगा। और इसमें पूछा गया कि वृद्धि करने की अनुशंसा का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यह अगर देखा जाए तो संसाधनों की पूर्ति के लिए वित्त आयोग को अधिकार प्राप्त है और वित्त आयोग जो है राष्ट्रपति को, केंद्रीय वित्त आयोग राष्ट्रपति को जो है सिफारिश करता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर जो होगा वो आपका सही है, ए पार्ट, वित्त आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को कौन संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 281 में वित्त आयोग की सिफारिशें उपबंधित हैं, ठीक है। और उसमें संविधान जो है राष्ट्रपति संविधान के उपबंधों के अधीन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गई कार्रवाई के स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के तीसरे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तीसरे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे सैयद अली ताहिर रिजवी, ठीक है। तीसरे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सैयद अली ताहिर रिजवी थे। तो यहाँ आंसर इसका बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न, राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। राज्य के राज्यपाल करता है राज्य वित्त आयोग का गठन। तो आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, पंचायतों को कर, शुल्क, पथ कर और फीस लगाने एकत्र करने का अधिकार प्रदान करने के लिए किस विधि जो है किसके द्वारा बनाई जा सकती है? तो ये सारी अगर हम बात करेंगे तो ये विधि बनाया जाता है राज्य के विधानमंडल के द्वारा, ठीक है। अनुच्छेद 243 के जा में के अनुसार कहा गया है कि राज्य विधानमंडल पंचायतों को कर, शुल्क, पथ कर, फीस आरोपित करने या फिर एकत्र करने या फिर विनियोजित करने के लिए जो विधि बना सकती है। तो आंसर इसका बी ऑप्शन सही है। जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के अंतर्गत मुख्य रजिस्ट्रार की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो
मुख्य रजिस्ट्रार की नियुक्ति जो किया जाता है वो राज्य सरकार करता है, तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, राज्य सरकार के माध्यम से करा जाता है, तो आंसर क्या है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मृत्यु के अभिलेखों का उपयोग है, मृत्यु के अभिलेखों का क्या उपयोग है, तो मृत्यु के अभिलेखों का उपयोग महामारी रोगों की व्यापकता को समझने में, चिकित्सीय अनुसंधान में, आनुवांशिक अध्ययन में, तो इन सभी में जो है इसका उपयोगिता है, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है, उपरोक्त सभी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो डिजी लॉकर का उद्देश्य क्या है, डिजी लॉकर का उद्देश्य, डिजी लॉकर की अगर हम बात करेंगे तो इसका उद्देश्य भौतिक दस्तावेजों की आवश्यकता को समाप्त करना। ठीक है, और इसमें डॉक्यूमेंट्स की प्रामाणिकता को ऑनलाइन सत्यापित करने की जो है व्यवस्था है, तो ये दोनों जो है इसका उद्देश्य है, तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, उपयुक्त ए व बी दोनों सही हैं। किस मंत्रालय को 2023 का प्रतिष्ठित पुरस्कार राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो कौन से मंत्रालय को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वो है पंचायती राज मंत्रालय। आंसर ए पार्ट इसका राइट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का उद्देश्य क्या है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का उद्देश्य है, ग्राम ज्योति योजना, ज्योति से समझ में आता है कि ये विद्युतीकरण से संबंधित, तो ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित है ग्राम ज्योति योजना, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत वर्ष 2014 में किसके जन्म दिवस पर जो है किया गया था, तो सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर को किया गया था। ठीक है, और 11 अक्टूबर को किनका जन्मदिन पड़ता है, तो जयप्रकाश नारायण जी का जन्मदिन पड़ता है, तो 11 अक्टूबर 2014 को इनको कहा जाता है लोकनायक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्मदिवस पर किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य रहा था, मतलब इस योजना का गांव का समग्र विकास करना। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक सांसद द्वारा एक आदर्श ग्राम बनाया जाएगा, जिसमें कृषि, स्वास्थ्य, साफ सफाई, सिंचाई हो गया, बिजली है, पंचायत भवन का निर्माण हो गया, शिक्षा है, आजीविका, पर्यावरण स्थापित करना आदि जो है महत्वपूर्ण कार्य इसमें किया जाता है, जिससे कि ग्रामों व ग्राम पंचायतों को सशक्त किया जा सके। ठीक है, तो इस योजना के तहत ये सारे कार्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की शुरुआत हुई थी वर्ष 2016 में। ठीक है, वर्ष 2016 में। इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि न्यूनता को पूर्ण करना, प्रसंस्करण आधुनिकीकरण करना तथा कृषि बर्बादी को कम करना, इसका मेन उद्देश्य रहा था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्री उड़ान योजना का उद्देश्य क्या है, तो एग्री उड़ान योजना के उद्देश्य की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, एग्री उड़ान योजना जो है ये हैदराबाद में स्थित है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, तो उसके कृषि अनुसंधान प्रबंधक अकादमी के द्वारा शुरुआत किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को बिजनेस स्किल से लैस करना तथा कृषि क्षेत्र में नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना। इसके अंतर्गत पशुपालन संबंधी प्रशिक्षण भी दिया जाता है। ठीक है, 37 का ये हो जाएगा, किसानों को बिजनेस स्किल से लैस करना इसका मेन उद्देश्य, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, किसान क्रेडिट कार्ड योजना अगर हम बात करेंगे तो यह योजना जो थी ये किसानों को विशेष आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 1998 में शुरुआत किया गया था, तो आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत किया गया था 25 सितंबर 2001 को। ठीक है, 25 सितंबर 2001 को शुरुआत किया गया था, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई, तो उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निगम लिमिटेड की स्थापना 25 जून 1976 को किया गया था, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, 1976 में इसकी स्थापना हुई थी, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और यह निगम जो है राज्य में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य निर्बल लोगों के लिए जो है विभिन्न रोजगार योजनाओं को जो है बनाता है और उन्हें कार्यान्वित करवाता है, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न, सामान्यतः एक CSC कितने गाँव को कवर करता है, ठीक है, कॉमन सर्विस सेंटर एक CSC जो है सामान्यतः कितने गाँव को कवर करेगा, तो ये कवर करता है टोटल 6 गाँव को, आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, CSC योजना में भाग लेने की योग्यता क्या होनी चाहिए, अब देखिए CSC योजना अगर आपको खुलवाना, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आवेदक जो होगा वो स्थानीय व्यक्ति होना चाहिए, उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, उसे अंग्रेजी और कंप्यूटर कौशल का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए, तो ये सभी उसमें योग्यता होनी चाहिए, तभी वो CSC योजना में भाग ले सकता है, तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, उपरोक्त सभी। विभिन्न योजनाओं में लाभ प्राप्त करने हेतु तो आवेदन पत्र संबंधी दस्तावेज कहाँ उपलब्ध होंगे, तो ये सभी अगर हम बात करेंगे तो पंचायत सचिवालय में उपलब्ध रहते हैं, तो यहाँ आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं,
पंचायत भवन में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्य कौन करता है? तो पंचायत भवन में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में पंचायत सहायक कार्य करेगा। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। अगला प्रश्न, किसी प्राथमिक स्कूल में शौचालय के निर्माण में पंचायत का अंश कितने प्रतिशत होता है? तो देखिए, शौचालय के निर्माण में अगर कोई प्राथमिक विद्यालय है उसमें शौचालय का निर्माण कराया जाता है तो उसमें पंचायत का जो अंश होता है वो होता है 10%। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायतों में मनरेगा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और किसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है? तो ग्राम पंचायत में मनरेगा की अगर हम बात करेंगे तो गरीबी उन्मूलन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ग्रामीण श्रम बाजार में मजदूरी में वृद्धि करना इसका मेन, और रोजगार सृजन करवाना, ये सभी जो है मनरेगा के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट उपरोक्त सभी। सेवा मानकों के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है? तो इसके लिए सेवा का नाम होना चाहिए, सेवा का विवरण होना चाहिए, सेवा प्रदान करने की समय सीमा होनी चाहिए, सभी की आवश्यकता होती है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना यानी कि मनरेगा 2023-24 के वार्षिक बजट में कितनी धनराशि खर्च करने का प्रावधान किया गया? तो 23-24 में इसमें 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का नया नाम क्या है? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का नया नाम हो गया है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका राइट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का दूसरा चरण किस समय अवधि के दौरान लागू किया जाता है? तो ये लागू किया गया है, दूसरा जो चरण है वो 2020-21 से 2024-25 तक लागू किया गया। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्लाइमेट स्मार्ट विलेज पायलट प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को में संचालित किया जा रहा है? ठीक है, तो क्लाइमेट स्मार्ट विलेज पायलट प्रोजेक्ट जो है उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में संचालित किया जा रहा है बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 39। ठीक है, 39 जिलों में जो है संचालित किया जा रहा है। और इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश में जलवायु संकट से सबसे अधिक जो प्रभावित जिले हैं उसमें जो है संचालित किया जा रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अमृत सरोवर मिशन के अंतर्गत 15 अगस्त 2023 को 15 अगस्त 2023 तक कितने हजार जलाशयों का निर्माण का लक्ष्य रखा गया? तो ये रखा गया था 50,000। ठीक है, 50,000 हो जाएगा आंसर इसका बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम पुनर्निर्माण मंत्रालय का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ग्राम पुनर्निर्माण मंत्रालय का गठन वर्ष 1979 में किया गया था, जो कि ए पार्ट में दिया गया है, और यह 1982 तक जो है इसी रूप में चलता रहा था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक नाबार्ड समर्थित योजना है? नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, इसकी स्थापना किया गया था। अब इससे समर्थित इसमें से कौन सी एक योजना है ये बताना है। तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा? तो डी पार्ट हो जाएगा, प्रियदर्शनी योजना जो है नाबार्ड समर्थित योजना है। तो आंसर क्या है? डी पार्ट करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, कुटीर ज्योति योजना निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम से संबंधित है? इसमें से तो कुटीर ज्योति योजना की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? कुटीर ज्योति योजना जो है ये ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध करवाता है। तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री के विजन आत्मनिर्भर भारत में जमीनी स्तर की कौन सी योजना सर्वाधिक कारगर साबित होगी? तो इसमें से उस योजना का नाम क्या है? तो वो है आत्मनिर्भर गांव योजना। आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट करेक्ट। अगला प्रश्न है, संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के राज्य घटकों का फंडिंग जो पैटर्न है केंद्र और राज्यों के बीच के अनुपात कितना है ये बताना है। तो केंद्र और राज्यों के बीच जो अनुपात है वो 60:40 का आता है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गाँव के पर्यावरणीय विकास संबंधी क्रियाकलाप किए जा सकते हैं और किस प्रकार किया जा सकता है? तो इसमें से अगर देखा जाए तो सड़कों के किनारे पौधरोपण करके, सामाजिक वानिकी करके, वायु जल और भूमि को प्रदूषित होने से बचाते हैं। तो इस तरीके से सभी कार्य किए जा सकते हैं क्रियाकलाप। तो आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। ठीक है, ग्रामीण विकास से क्या तात्पर्य? इसका क्या अर्थ है? ग्रामीण विकास का मतलब सामाजिक विकास। ठीक है, ग्रामीण विकास का मतलब सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास और सांस्कृतिक विकास, ये सभी विकास आते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर पंचायत पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन कहाँ मतलब कब किया गया था? तो राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन की अगर हम बात करेंगे तो ये किया गया था दिसंबर 2021 में। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तो समावेशी ग्राम पंचायतों के माध्यम से
विकास को गति देने के लिए देश भर में कितने आदर्श ग्राम पंचायत क्लस्टर स्थापित किए गए हैं? तो आदर्श ग्राम पंचायत क्लस्टर की अगर हम बात करेंगे तो टोटल स्थापित किया जा चुका है 250, मतलब कि 250। ठीक है, और ये क्यों किया गया है? समावेशी ग्राम पंचायत के माध्यम से विकास को गति प्रदान करने के लिए। ठीक है, इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? युवाओं की इसमें विशेष भूमिका है। इसमें आदर्श ग्राम पंचायतें, शिक्षा युक्त पंचायत हो गया, हरित रोजगार युक्त पंचायत हो गया, स्वच्छता युक्त पंचायत हो गया, हरित पंचायत हो गया, स्वास्थ्य पंचायत और आत्मनिर्भर पंचायत की प्राप्ति के लक्ष्य पर काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा के परिवार रजिस्टर की सुरक्षा एवं निर्धारित विधि से संशोधन करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ये काम किया जाता है ग्राम पंचायत अधिकारी के द्वारा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी पार्ट करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जन्म या मृत्यु पंजीकरण किस सूची का विषय है? ठीक है, जन्म या मृत्यु पंजीकरण जो होता है ये कौन सी सूची के अंतर्गत आता है? तो ये आता है राज्य सूची के अंतर्गत। तो ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा, राज्य सूची। गांव में विकास कार्य है तो आने वाली नई योजनाओं का लागू करने का कार्य जो है किसके द्वारा करवाया जाता है? तो ये काम होता है ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा। ठीक है, तो आंसर इसके बाद ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। मिशन अंत्योदय किस मंत्रालय से संबंधित है? ठीक है, मिशन अंत्योदय जो है ये चलवाया गया था ग्रामीण मंत्रालय के तहत। तो यहाँ आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये शुरुआत किया गया था, इसका उद्देश्य था महात्मा गांधी की जब 150वीं जयंती हो 2 अक्टूबर 2019 तक। ठीक है, 150वीं जयंती होगी महात्मा गांधी की, तो इसके अंतर्गत मौजूदा योजनाओं के अंतर्गत 1 करोड़ परिवारों तथा 50,000 ग्राम पंचायतों में सुधार करना इसका लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से होंगे। ठीक है, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस पर आधारित थी? तो कंप्यूटर की जो दूसरी पीढ़ी थी वहाँ मतलब उसमें क्या लगाया गया था? जैसे कि कंप्यूटर की पहली जो पीढ़ी थी उसमें नेरियोटिप इस्तेमाल किया गया था, और दूसरी पीढ़ी में इसकी जगह पे क्या इस्तेमाल किया गया? तो प्रयोग किया गया ट्रांजिस्टर का। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी पार्ट करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर अपने प्रोग्राम के अंतर्गत समांतर गणना के साथ जुड़ा होता है? समांतर गणना के साथ जुड़ा हुआ कंप्यूटर जो होता है वो होता है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। किसे भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? इनमें से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विजय भाटकर को। ठीक है, विजय भाटकर को भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है या कहा जाता है। आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रेडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग करते हैं? तो इसके लिए हम जो कंप्यूटर प्रयोग करते हैं वो कंप्यूटर होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। यह जो कंप्यूटर होता है ये एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का क्या होता है? मिला जुला रूप होता है। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर को मिलाकर जो है बनाते हैं तो वो कंप्यूटर कहलाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, हॉस्पिटल में अगर मरीज के हार्ट बीट मापा जाता है या ब्लड प्रेशर को चेक किया जाता है तो इसके लिए हाइब्रिड कंप्यूटर का ही प्रयोग करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर के लिए हम भौतिक इकाइयों को माप कर उनके अंकों को बदलने के लिए करते हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धिमान एजेंट मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से महसूस करते हैं और किसके माध्यम से कार्रवाई करते हैं? तो देखिए एआई जो प्रणाली है इसको तर्क संगत एजेंट और इसके पर्यावरण अध्ययन के रूप में जो है परिभाषित किया जा सकता है। एक अगर हम बात करेंगे एआई तो सेंसर के माध्यम से जो है ये समझते हैं, ठीक है, महसूस करते हैं और एक्चुएटर्स के माध्यम से जो है कार्रवाई करते हैं। तो यहाँ आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, सेंसर्स और एक्चुएटर्स सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से लिस्प का सही फुल फॉर्म क्या है? लिस्प का फुल फॉर्म क्या होता है? लिस्प का फुल फॉर्म होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। ठीक है, इसका फुल फॉर्म बनेगा लिस्ट प्रोसेसिंग। इसका विकास जो किया गया था कब किया गया था? तो 1959 में। 1959 में इसका विकास जॉन मैकार्थी के द्वारा किया गया था। जॉन मैकार्थी के द्वारा इसका विकास किया गया था। ठीक है, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग के लिए जो है ये किया जाता है। ये एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जिसका उपयोग नॉन स्टैटिकल डाटा के प्रोसेसिंग में किया जाता है। तो आंसर इसका बी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 है, इसमें भरना है डैश। मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके स्टोरेज और फाइल शेयरिंग सेवाओं को प्रभावी सूचना प्रबंधन के लिए जो उपयोगी माना जा सकता है, इसमें से किसको माना जाता है? तो वो होता है क्लाउड बेस्ड। ठीक है, क्लाउड बेस्ड यानी कि क्लाउड फाइल साझाकरण जो होता है, जिसे क्लाउड आधारित फाइल या साझाकरण या फिर ऑनलाइन फाइल
बेस्ड भी कहा जाता है। ये एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें यूजर्स को सर्वर पर स्टोरेज स्पेस आवंटित किया जा सकता है। क्लाउड संगणना सेवा सम्मिलित नहीं करती है। क्या सम्मिलित नहीं करती है? तो देखिए, सॉफ्टवेयर सेवा होता है, आधारित संरचना सेवा भी होती है, मंच सेवा होता है, लेकिन वैद्युत चुम्बकीय वर्णाक्रम आवंटन जो होता है ये सम्मिलित नहीं होता इसमें। ठीक है, तो मुख्यतः 3 प्रकार की जो है सेवाएं सम्मिलित होती हैं इसमें से, जो कि सॉफ्टवेयर हो गया, और इसके बाद फिर आता है आपका आधारित संरचना और फिर मंच सेवा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बैंकिंग शब्दावली में पिन जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या है? पिन का फुल फॉर्म, तो देखिए बैंकिंग शब्दावली में पिन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसका फुल फॉर्म क्या बनता है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, एक होता है बैंकिंग सेवा में ही आईएफएससी। आईएफएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ठीक है, एक होता है आरटीजीएस, इसको भी जान लीजिए, आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, एक होता है नेफ्ट। नेफ्ट का भी नाम सुना होगा। नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर। तो ये सभी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई गवर्नेंस मल्टीमीडिया और मनोरंजन के संदर्भ में आईईसीटी का क्या अर्थ है? आईईसीटी का फुल फॉर्म होता है सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है, इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को क्या कहा जाता है? तो टेक्सचर अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपकी जो पोजीशन दर्शाया जाता है उस ब्लिंकिंग पॉइंट जो होता है, उस ब्लिंकिंग पॉइंट को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं कर्सर। क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में सीआरएम का फुल फॉर्म क्या है? सीआरएम का फुल फॉर्म की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे सीआरएम का अर्थ है तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। आंसर सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न, इनमें से कौन मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर सामान्यतः इसको सम्मिलित नहीं करते हैं? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो वर्ड डॉक्यूमेंट जो होता है, वर्ड मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर सामान्यतः जो है डॉक्यूमेंट्स को सम्मिलित नहीं करते। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलग है इनमें से? लाइनक्स, विंडोज 98, सी प्लस प्लस, विंडोज 7, इनमें से कौन सा अलग है? तो इनमें से जो डिफरेंट है वो है सी प्लस प्लस। ठीक है, सी प्लस प्लस अलग है। क्यों अलग है? तो देखिए, लाइनक्स की अगर हम बात करेंगे तो लाइनक्स जो होता है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और विंडोज 8 और विंडोज 98, विंडोज 7 और विंडोज 98 जो है ये कॉमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, और विंडोज 10 भी नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है इस समय। और सी प्लस प्लस जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, इसलिए ये सबसे अलग है। बाकी 3 सिस्टम है, बाकी एक जो सी प्लस प्लस है लैंग्वेज होता है, इसलिए अलग है। आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रोसेस डेटा को किसके रूप में जाना जाता है? तो प्रोसेस डेटा जो कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस किया जाता है, और इसमें अगर हम बात करेंगे तो जो डेटा जो प्रोसेस हो चुका होता है उसको हम जानते हैं जानकारी के रूप में। ठीक है, तो जानकारी कहलाती है, और जिस डेटा पर प्रक्रिया पूर्ण हो चुका हो वो सूचना कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट करेक्ट। काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने किया था? अब ये यूपी स्पेशल आ गया। तो काशी विद्यापीठ वाराणसी जो है इसकी स्थापना अगर हम बात करेंगे तो ये किया गया था शिव प्रसाद गुप्ता के द्वारा। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इसकी स्थापना 10 फरवरी 1921 में। ठीक है, 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू शिव प्रसाद गुप्ता तथा भगवान दास के द्वारा किया गया था। ठीक है, 2 लोग थे, भगवान दास, तो दोनों नाम याद रखिएगा, भगवान दास और बाबू शिव प्रसाद गुप्ता के द्वारा। ठीक है, इस संस्थान की जब स्थापना हुई तो काशी विद्यापीठ इसका नाम था। बाद में इसका 1995 में इसका नाम बदलकर जो है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया था। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जनपद में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो 2001 की बात कर रहा है। 2001 में अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे तब वाराणसी में था। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, वाराणसी का जनघनत्व जो है ज़्यादा था। 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार अगर हम देखेंगे तो जनघनत्व 2011 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है गाजियाबाद में जनघनत्व कहाँ पे रहे? गाजियाबाद में। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश में किसके लिए सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत किया गया था? सबरी संकल्प अभियान की जो शुरुआत किया गया था ये कुपोषण को दूर करने के लिए किया गया था। ठीक है, और 29 जिलों में जो है इस योजना को सर्वप्रथम शुरुआत किया गया था।
और इसके अंतर्गत किसके कुपोषण को दूर किया गया? महिलाओं के कुपोषण को दूर करने के लिए सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत किया गया था। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, हाँ, बी ऑप्शन सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन संबंधित है, किससे संबंधित है? तो राज्य पोषण मिशन जो आता है ये भी कुपोषण से ही संबंधित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट है। उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय परिषद का सदस्य, तो उत्तर प्रदेश जो है ये आता है मध्य क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत। मध्य क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत उत्तर प्रदेश आता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन से राज्य आते हैं, तो आता है छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ आता है इसमें, और मध्य प्रदेश भी इसी में आता है। साथ ही साथ इसमें उत्तराखंड आता है। तो ये 3 और उत्तर प्रदेश तो आता ही आता है। तो 4 राज्य जो आते हैं मध्य क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य आते हैं? तो पूर्वी में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल आता है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बात करेंगे तो वहाँ पे गोवा हो गया, गुजरात है, महाराष्ट्र, दमन दीव, दादरा नगर हवेली आ जाता है। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली आ जाता है। ठीक है, और दक्षिण जो क्षेत्रीय परिषद है उसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना आदि आता है। चलिए, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना किया गया था 1972 में, 1972 में इसकी स्थापना किया गया था। और उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा भी है। पहली कौन सी है? तो हिंदी है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश कौन सी कढ़ाई होती है जो विश्व प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो यहाँ पे होता है चिकनकारी। ठीक है, चिकनकारी मुख्यतः लखनऊ में जो ये कढ़ाई से संबंधित है। ठीक है, सिलाई कढ़ाई से। तो ये शैली है एक प्रकार का। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी पर, लखनऊ में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? इनमें से उत्तर प्रदेश से संबंधित नृत्य कौन सा नहीं है? तो इनमें से अगर देखा जाए तो कठपुतली नृत्य जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। कठपुतली नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। ठीक है, कठपुतली नृत्य जो है ये राजस्थान का नृत्य है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मिलान करना है। लोकगीत दिया गया है, गायन के अवसर, मतलब कब कब गाया जाता है। चैती कब गाया जाता है? चैती गाया जाता है, ये मौसमी गीत होता है, मौसम के अनुसार गाते हैं। कजरी लोकगीत जो होता है ये कब गाते हैं? तो ये विवाह के समय गाते हैं, विवाह और मौसमी गीत है। ठीक है, रसिया जो लोकगीत है ये कब गाया जाता है? तो ये ब्रज का लोकगीत है, ब्रज में गाते हैं। सोहर कब गाते हैं? तो सोहर संस्कार गीत है। ठीक है, संस्कार के समय गाया जाता है। ठीक है, जब बच्चे का जन्म होता है उस समय जो है सोहर ओहर गाया जाता है। तो इस तरीके से मिलान करने के लिए भी आ जाता है। यह पार्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है घोषिताराम, जहाँ बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे, कहाँ पर स्थित है? घोषिताराम की अगर हम बात करेंगे तो कौशाम्बी जिले में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के। तो आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? इनमें से तो इसमें से सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है वो है हुलास। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, हुलास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है जनरथ नाम दिया गया, जनरथ किसे नाम दिया गया है? तो जनरथ की अगर हम बात करेंगे तो यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा को जनरथ कहा जाता है। तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो यूरेनियम की अगर हम बात करें तो एकमात्र जिला है ललितपुर। तो आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा एक गलत सुमेलन किया गया ये बताना है। तो देखिए, ताला उद्योग अलीगढ़ फेमस है, सही है। कालीन उद्योग भदोही, सही है। चूड़ी उद्योग शाहजहांपुर दिया गया है, ठीक गलत है। चूड़ी उद्योग के लिए फिरोजाबाद सही है। ठीक है, फिरोजाबाद फेमस है। और चिकन उद्योग लखनऊ में होता है, तो ये भी सही है। तो गलत वाला ऑप्शन सी हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर कब अंकित किया था? कौन सी योजना में? तो वो योजना का नाम है 10वीं पंचवर्षीय योजना में। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रित क्षेत्र कौन सा होगा? तो उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रित जो होगा वो होगा बुंदेलखंड। ठीक है, बुंदेलखंड में रक्षा गलियारा की बात की गई है। तो यहाँ आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया? तो ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा जो अपनाया गया वो है समग्रता उपागम। आंसर हो जाएगा इसका डी पार्ट, समग्रता उपागम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई अगर देखेंगे तो नलकूप से किया जाता है, और ये टोटल 80% सिंचाई जो उत्तर प्रदेश में होता है नलकूपों और कुओं के द्वारा होता है। ठीक है, और इसके अलावा 19% जो सिंचाई होता है वो नहरों के द्वारा किया जाता है। शेष 1% में टैंक, झील, अन्य स्रोत आ जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा सिंचाई होता है नलकूप के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? तो इनमें से वो हो जाएगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान, मक्का, गेहूँ ज़्यादा बोया जाता है, तो आंसर ए पार्ट इसका राइट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? तो दशहरी आम की अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का लखनऊ जनपद जो दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। दशहरी आम को जीआई टैग का भी जो प्रदान किया गया है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट। ठीक है, तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा। डिस्कस अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।